east and custful also. So let me try that. ये देखिए यहाँ पर इस साइड में ये सारे प्लैनेट्स का भाव बल और सब टोटल सेट बल वगैरह निकाला हुआ है, और साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना ईस्ट फल और कस्ट फल ये लिखा हुआ है कि सन का ईस्ट फल है 8.92 एंड कस्ट फल इज 50.50। इसका मतलब ये हुआ कि कस्ट फल जो है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब सन की जब दशा आएगी तो इट विल गिव यू वेरी मैलिफिक रिजल्ट्स। मून का देखिए ईस्ट फल 30.96 है और कस्ट फल 28 पॉइंट इतना है, इस इक्वल है, तो मतलब इसे गिव यू द मिक्स्ड रिजल्ट। तो इस तरह से जैसे कुछ प्लैनेट हैं, जुपिटर देखिए यहाँ पर ईस्ट फल इज 52.93, कस्ट फल इज ओनली 6.95। इसमें से वंडरफुल दशा, क्योंकि सारे इसमें आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, कोई खराब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये ईस्ट फल और ये जो सब ये फिगर है, जैसा जो फिगर है ये क्या डिग्रीज शो कर रही है? दिस इज नंबर दैट आई विल शो यू जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक एस्पेक्ट का, दैट आई विल शो यू हाउ वी फाइंड आउट एक्चुअली, बट दिस इज ओनली नंबर। अच्छा, दिस इज ओनली नंबर या। जैन साहब मैं एक देख रहा था सैंपल कि किसी के फर्स्ट हाउस में सन था एंड मैं सोच रहा था कि उसको सन से इच्छित फल अच्छे मिलेंगे, मगर इच्छित फल तो 23 दिखाई दे रहे हैं और कष्ट फल 33 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो क्या ये ऐसा होता है? हाँ, मे बी कि कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, नीच का हो या एफ्लिक्टेड हो या डिविजनल चार्ट में उसकी पोजीशन अच्छी ना हो। बट व्हाट वी से कि नॉर्मली कोई अगर प्लैनेट असेंडेंट में होता है तो इट गिव्स यू गुड रिजल्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सर्कमस्टांसेस में, बट इट इज बैडली अफ्लिक्टेड, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो फंक्शनल मैलिफिक हो जाता है फिर वो। तो यू हैव टू सी एवरीथिंग कि उसमें कोई अफ्लिक्शन कैसा है, डिविजनल चार्ट में क्या पोजीशन है, तो उससे फिर हम। बट आई टेल यू वन थिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट इट वर्क्स, जो ईस्ट फल और कस्ट फल है। मगर मैं एक बता रहा था, एक सक्सेसफुल आदमी का देख रहा था, जुपिटर 2 दिखा रहा है इच्छित और 56 नेगेटिव दिखा रहा है, जबकि ही सक्सेसफुल। नहीं, ये तो एक फैक्टर हो गया ना। मैंने क्या कहा था आपको कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम प्लैनेट की पोजीशन भी देखते हैं, एक जो दशा भी देखते हैं, ट्रांजिट भी। हो सकता है दशा और ट्रांजिट बहुत अच्छी चल रही हो और प्लैनेट की पोजीशन खराब हो, तो आपको 2/3 अच्छा है 1/3 खराब है, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तीनों को कंबाइन करके हमें रिजल्ट देखने हैं, एक से नहीं देखने एक्चुअली। नहीं, दो और 56 में बहुत फर्क है। 56 दैट इंडिकेट्स दैट सन इज नॉट वेल प्लेस्ड। तो प्लैनेट की पोजीशन मतलब 1/3 आपका खराब हो गया, लेकिन दशा एंड ट्रांजिट इज फेवरेबल, सो 2/3 इज बेटर, तो रिजल्ट तो बेटर ही मिलेंगे फिर। तो अब नाउ वी कम टू द अष्टक वर्गा सिस्टम। आपने देखा होगा कि इवन जगन्नाथ होरा में जब हम खोलते हैं तो ऑन द फ्रंट पेज इटसेल्फ राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जो है एक हर प्लैनेट का अष्टक वर्गा होता है, जिसको कि हम भिन्नाष्टक वर्गा बोलते हैं, और नीचे फिर टोटल अष्टक वर्गा होता है ऑफ ऑल द प्लैनेट, उसको हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्गा। भिन्नाष्टक वर्गा इज द इंडिविजुअल प्लैनेट और सर्वाष्टक वर्गा इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। इसका सिर्फ प्रिंसिपल यही है कि हर प्लैनेट जहां भी हॉरोस्कोप में प्लेस्ड होता है तो अपनी जगह से कुछ पोजीशन से इट सेंड्स यू द पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एक्चुअली, और कुछ पॉइंट्स पर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस भेजता है। तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में मान लीजिए कोई प्लैनेट है, सन है, तो सन जो है विल सेंड positive ray of influence from its own position as well as from other position of other planets also। तो वो हम देखेंगे अभी कैसे करते हैं। बट भिन्नाष्टक वर्गा का मतलब होता है कि एक प्लैनेट का क्या इन्फ्लुएंस है आपके हॉरोस्कोप में, कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, जो नंबर लिखे होते हैं दैट गिव्स यू द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। और फिर हम टोटल सारे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हर हाउस के ऊपर कितना आता है, तो उसको हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्गा। और ये एक अलग मेथड है प्रेडिक्शन करने का,
और यू कैन नॉट रिप्लेस दैट बाय जो हम लोग किया अभी तक, या पराशर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं. ओनली यू कैन से कि दैट इज अ वंडरफुल एडिशनल टूल विद यू टू मेक योर प्रेडिक्शंस राइट. एक बहुत एक अच्छा एक एडिशनल टूल मिल जाता है कि हमें अपनी प्रेडिक्शन में हेल्प करता है. और हेल्प किस सेंस में करता है? ओनली फॉर प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट. क्योंकि ट्रांजिट के रिजल्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि बहुत डिफिकल्ट होता है मालूम करने के लिए कि ट्रांजिट का रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको. बट जो भिन्नाष्टक वर्गा है, सर्वाष्टक वर्गा है, इससे बहुत आसानी से हमें पता लग जाता है कि उस प्लैनेट के रिजल्ट जब किस हाउस में ट्रांजिट करेगा तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे. तो वो हम लोग देखेंगे. बट दिस इज ओनली एन एडिशनल टूल, और इसको हम रिप्लेस नहीं करते विद द पराशर सिस्टम. बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एक तरह से आप कहेंगे कि हमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाता है, हर हाउस की स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाता है. और इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं कि कुछ जैसे हम लोग आप कोई भी पुराना हॉरोस्कोप देखें तो मैनी टाइम्स यू फाइंड कि उसमें लिखा होता है कि आपकी आयु 70 years and 6 months है, या 3 months है, या 75 years है. एंड आप लोग ताज्जुब करते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करके इसने इतना बता दिया कि इतने ईयर और इतने महीने हैं. तो वो अष्टक वर्गा में हमारे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, और उनको हम यूज करके वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ ए पर्सन और द एज ऑफ द पर्सन. तो हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और फॉर्मूले का यूज करके हम फिर एक जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से वो एज लिख देते हैं उसमें. और कोई मेथड नहीं है, दिस इज ओनली थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ अष्टक वर्गा सिस्टम. तो ये हम अष्टक वर्गा का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे. और पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि अष्टक वर्गा का जो सिस्टम है ट्रांजिट के रिजल्ट में, इट हेल्प्स यू इन ए वंडरफुल वे. बहुत ही एक आसान हो जाता है, बहुत ही एक अच्छा मेथड है कि हम हर प्लैनेट का ट्रांजिट का रिजल्ट कि किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे या खराब होंगे. जस्ट बाय हैविंग ए ग्लांस ऑन दो चार्ट्स we can have a very good idea about the result of transit of each planet. वो definitely हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे उसको, but this is the अष्टक वर्गा सिस्टम. इसमें राहु केतु नहीं है साहब? हाँ, इसमें राहु केतु नहीं होते क्योंकि उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. they are not the planets, तो राहु केतु हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं. ऐसे ही फिर डिविजनल चार्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेडिक्शंस में. हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस भी किया था पहली क्लास में कि हम किसी भी हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो दे कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. जैसे हमने कहा था कि फोर्थ हाउस का अगर हम देखें सिग्निफिकेशंस तो इट कवर्स योर मदर, इट कवर्स योर डोमेस्टिक कंफर्ट, इट कवर्स योर एजुकेशन, इट कवर्स योर व्हीकल कंफर्ट्स, इट कवर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, and it is just opposite to the house of profession. So all planet in this house will have a direct influence on the profession also. तो अगर किसी का भी अगर एक हाउस खराब है या मान लीजिए फोर्थ हाउस खराब है तो इससे यही पता लगता है कि उसको किसी तरह का सुख मिलना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह का सुख उसको नहीं मिलेगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. अगर किसी का फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, हो सकता है माँ का सुख ना हो सकता है कि एजुकेशन ना हुई हो सकता है कि वाहन का सुख ना हो सकता है कि प्रॉपर्टी ना हो उसके पास, या प्रोफेशन अच्छा ना हो. बट ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी की सारी चीजें जो है ना मिले. तो क्वेश्चन ये होता है कि हम लग्न चार्ट से हमें कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इसमें से जो है. तो हमारा जो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस इज टू एग्जामिन द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. जब भी तो मजा है कि हम एक एक चीज के बारे में एग्जामिन करके बता सकें कि मदर का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, एजुकेशन होगी या नहीं होगी, डोमेस्टिक कंफर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या प्रोफेशन कैसा रहेगा. तो हम एक एक एस्पेक्ट को हम एग्जामिन करना है. दैट इज द पर्पस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर. ये नहीं कहना कि फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है तो पता नहीं इसमें से कोई भी चीज हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए आपको. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस चीज में प्रॉब्लम होगी. तो जस्ट टू स्टडी द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, एक एक एस्पेक्ट, जैसे हम कहें कि आपकी हेल्थ है, आपके पैसा है, आपके प्रोजेनी का सुख है, आपके छोटे भाई बहनों का सुख है, आपके मदर फादर का सुख है, आपके पास प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, आपका वाहन का सुख है या नहीं है, आपका मैरिज का सुख है या नहीं है. तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी एग्जामिन सेपरेटली, and not only the aspect but about the detail of that aspect also.
कि हर पूरा जो भी उस एस्पेक्ट का डिटेल हो सकता है वो हमें एग्जामिन करना है। और उसके लिए हमारा जो डिविजनल चार्ट है, एक यही चार्ट है जो हमारे लिए हेल्प करते हैं। और बहुत बार आप देखते हैं कि लग्न चार्ट कुछ इंडिकेट करता है, जैसा अभी आपने कहा भी कि जैसे सन किसी का बहुत खराब है और उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसका उल्टा भी होता है कि मान लीजिए प्लैनेट बहुत अच्छा प्लेस्ड है आपकी हॉरोस्कोप में, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहे। तो हम डिविजनल चार्ट से जो भी इंडिकेशन हमको मिलता है लग्न चार्ट से, उसको वेरीफाई करते हैं, पहली चीज। और दूसरा ये होता है कि उस एस्पेक्ट के बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल है वो हम डिविजनल चार्ट से एग्जामिन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमें प्रोजेनी का सुख देखना है, तो आप सभी जानते हैं कि हम 5th हाउस को देखते हैं, उसका सिग्निफिकेटर जुपिटर है। बट इसके साथ साथ जो रेलेवेंट डिविजनल चार्ट है, जिसको कि हम सप्तांश चार्ट बोलते हैं या D7 चार्ट बोलते हैं, उसको हम एग्जामिन करते हैं। तो उससे पहले तो ये पता लगेगा कि जो इंडिकेशन हमको 5th हाउस से मिल रहा है या जुपिटर से मिल रहा है वो वाकई में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली चीज। और फिर प्रोजेनी से संबंधित जो भी डिटेल, क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि लोग पूछते हैं कि लड़के का सुख है या नहीं है इनकी लाइफ में, एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय एवरीबॉडी whatever may be the level of that person। और वो कोई मेथड आपके पास नहीं है लग्न चार्ट में कि आप बता सकें कि मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है, वो सप्तांश चार्ट ही बताएगा। दूसरा, संतान कब होगी वो भी हम लग्न चार्ट से नहीं बता सकते। लग्न चार्ट से तो सिर्फ ये पता लगता है कि संतान का सुख है, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर हमें देखना है कि संतान कब होगी तो हमें डिविजनल चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी। तीसरा, एट ए पर्टिकुलर टाइम मेल होगा या फीमेल होगा, वो भी हमारा लग्न चार्ट नहीं बता सकता, तो उसके लिए भी हमें डिविजनल चार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एडॉप्शन हम करेंगे या नहीं करेंगे, बीमारी तो कारण नहीं है ना प्रोजनी होने का, या कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ चीज ठीक है बट वी डोंट वांट। आजकल जो टाइम है कि मेनी टाइम्स यू फाइंड दैट द फीमेल डजंट वांट चिल्ड्रन और द मेल डजंट वांट चिल्ड्रन। तो ऐसी कोई सिचुएशन है या नहीं है, या कोई बीमारी है, तो वी मे हैव टू गो फॉर आर्टिफिशियल मींस IVF हो या सरोगेसी हो, इस टाइप से तो नहीं जाना पड़ेगा। तो सारा डिटेल उस एस्पेक्ट के बारे में वो हम डिविजनल चार्ट से हमको पता लग जाता है और बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं डिविजनल चार्ट। और डिविजनल चार्ट जो मेन डिविजनल चार्ट है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 16 डिविजनल चार्ट है जिनका हम जनरली यूज करते हैं और इनको षोडश वर्गा बोलते हैं। और जब डिविजनल चार्ट की बात करेंगे तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे हम वर्गोत्तम हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस जो इस क्लास में जो मेन चार्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे होरा चार्ट हो गया जो वेल्थ के बारे में बताता है हमें, D7 हो गया जो प्रोजेनी के बारे में बताता है, D9 है जो मैरिटल हैप्पीनेस को एनालाइज करता है, D10 है जो प्रोफेशन के बारे में बताता है। तो पर्टिकुलरली दीज चार्ट्स वी विल एग्जामिन इन डिटेल विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जिससे कि पोजीशन जो है और ज्यादा क्लियर होगी। उसके बाद रेमेडीज भी ऑलरेडी डन एक्चुअली। और एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीजें और भी हैं, हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी इसको हम कहते हैं, प्रश्न कुंडली, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम जब आपने क्वेश्चन पूछा तो उस पर्टिकुलर टाइम का हम हॉरोस्कोप बनाते हैं और उसके बेसिस पर हम आंसर करने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रश्न का क्या जवाब होगा, प्रश्न जो आपने पूछा है उसका क्या जवाब होगा। एंड इट्स वेरी वेरी यूजफुल। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि बर्थ टाइम में तो कभी डाउट भी होता है कि आपका टाइम सही है या नहीं है, बट यहाँ तो आपको टाइम एग्जैक्टली मालूम है कि इस टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उस टाइम का आपने हॉरोस्कोप बनाया और उसके बेसिस पर आपने कहा कि ये प्रश्न का जवाब ये है। तो इसको हम बहुत काफी इस्तेमाल करते हैं, बट वी विल नॉट स्टडी इन दिस क्लास। फिर एक एनुअल हॉरोस्कोपी होता है, वर्षफल। वर्षफल का मतलब क्या होता है कि हम हर साल का वर्षफल बनाते हैं, हर साल का। और जैसे हॉरेरी में तो हम एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जो आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा उसका हॉरोस्कोप बना और उसका जवाब हमने दे दिया। यू कांट आंसर मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हॉरेरी, यू कैन आंसर ओनली वन क्वेश्चन। और एनुअल हॉरोस्कोपी जो एक साल का बनता है वर्षफल, उसमें हम क्या करते हैं कि एक साल का प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले एक साल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है या वो साल आपके लिए कैसा रहेगा।
तो उसका भी एक पूरा एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम वर्सफल बोलते हैं या एनुअल हॉरोस्कोपी बोलते हैं। उसका भी मेथड एक अलग होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ नहीं करेंगे इस क्लास में। फिर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन मीन्स कि एक जैसे हम लोग मैक्रो बेसिस पर कहते हैं कि इस कंट्री में क्या होने वाला है, कब भूकंप आएगा, कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, कब लड़ाई होगी। सो ऑल दोज थिंग्स अबाउट द कंट्री और अबाउट द वर्ल्ड और जो भी एनवायरनमेंट के बारे में, दैट वी स्टडी इन द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। वो एक अलग सब्जेक्ट है। और एस्ट्रोनॉमी है रेलेवेंट टू एस्ट्रोलॉजी। इसमें अगर आप कुछ देखेंगे भी, जैसा हम लोगों ने कुछ डिस्कस भी किया था अबाउट सोलर सिस्टम, और इसमें जो अर्थ के 3 मोशंस होते हैं, दूसरा हर प्लैनेट का क्या इफेक्ट होता है, प्लैनेट कितना कितना दूर है, किस स्पीड से मूव करते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन कैसे होता है, क्यों होता है रेट्रोग्रेड मोशन, प्लैनेट को कंबस्ट कैसे होता है, रेट्रोग्रेड कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होते हैं, कैसे एक्लिप्सेस होते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स वी ट्राई टू स्टडी इन द एस्ट्रोनॉमी, कि एस्ट्रोनॉमी में किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी एनालाइज्ड बिफोर एग्जामिनिंग एनी हॉरोस्कोप। तो इनका सबको आपको आइडिया होना चाहिए। अब हमारा पर्पस ये है कि आपको एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देना, जिससे कि आप मिस ना करें पॉइंट, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि हम उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं। तो एक एक चीज को हम शुरू करेंगे इसमें से, एंड वी विल कीप ऑन एग्जामिनिंग, और just to see how we analyze all these things while making predictions. सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि about the longitude of the planets, that we already discussed कि different अवस्थाएं होती हैं। बालादी अवस्था 0 से 6 डिग्री होता है तो इन्फेंट होता है, 6 से 12 कुमार, 12 to 18 यूथ। और जो ये जो डिग्री है यूथ वाला, जो डिग्री है प्लैनेट की, दैट इज more important because that is most powerful position of the planet. तो अगर जब भी प्लैनेट यूथ अवस्था में या युवा अवस्था में होता है तो उसको रिजल्ट आपके पूरे मिलते हैं, और जैसे ही डिग्री कम या ज्यादा हो जाती है तो उसके रिजल्ट आपको बहुत कम मिलते हैं, या हम कहेंगे कि प्लैनेट जो है लग रहा है आपको कि उच्च का है या ऐसा है वैसा है, लेकिन डिग्री वाइज बहुत कम है। तो इसलिए जो अवस्था है उसकी वो या तो बाल अवस्था होगी या मृत अवस्था होगी या वृद्ध अवस्था होगी, तो उसमें रिजल्ट वो देने लायक बचता नहीं है। कितना भी आपको लगे कि ये उच्च का है या वेल प्लेस्ड है, बट इट्स नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द रिजल्ट्स। तो उससे जब जैसे अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो हमें एक असेसमेंट हो जाता है कि वो प्लैनेट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्या उसकी कैपेबिलिटी है। और दूसरी अवस्था जैसे आपने देखा कि हम हर प्लैनेट को देखते हैं कि एक्सॉल्टेड तो नहीं है, या अपने साइन में तो नहीं है, या फ्रेंडली साइन में तो नहीं है, एनिमी साइन में तो नहीं है, कम्बस्ट तो नहीं है। और उसमें कम्बस्ट हमने देखा था कि सबसे खराब होता है कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के बहुत पास होता है, बहुत पास मीन्स कि यू कैन से विद इन 5 डिग्री ऑफ सन, तो उस प्लैनेट की पूरी जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल खत्म हो जाती है, और rather खत्म ही नहीं होती, it starts giving with the negative results. So that thing we have already discussed. Benefic malefic planet हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे पहले, तो I'm not repeating it. अब जो बात हो रही थी ग्रह और भावबल कि हम हर प्लैनेट का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ निकालते हैं और हर हाउस की जो है वो स्ट्रेंथ निकालते हैं, और इनको निकालने का तरीका है। और हमको अभी तो हमने डिग्री वाइज देखा था खाली, जब आपने लॉन्गिट्यूड देखा हर प्लैनेट का, एंड वी हैड ए रफ आइडिया कि अगर डिग्री कम है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन इनफैक्ट वी हैव टू एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम वेरियस एंगल्स। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंगल्स जिससे हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को एग्जामिन करते हैं, और जब टोटल हम सारे फैक्टर जब कंसिडर करते हैं, देन वी फाइंड आउट कि एक्चुअल जो है प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है और हर हाउस की स्ट्रेंथ क्या है। और आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हॉरोस्कोप में 1 फुल पेज इज डिवोटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट और स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस आल्सो, और फिर उसमें लिखा होता है कंपैरेटिवली कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा उससे कम है, कौन सा उससे कम है। ग्रेडेशन भी आपको किया होता है। पहली चीज तो यह है कि ग्रह और भावबल का फायदा क्या है, व्हाई डू वी कैलकुलेट, बिकॉज जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट कि हम
किसी भी प्लैनेट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो दैट एक्सपेक्टेशन और द कैपेबिलिटी विल एंटायरली डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, कि आपके हॉरोस्कोप में उस प्लैनेट की क्या पोजीशन है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच भावा, ईच हाउस, दैट आल्सो वी कैलकुलेट इन दिस। देखिए हर हाउस के अपने सिग्निफिकेशंस होते हैं, कारकत्व होते हैं, तो वो हमको किस क्वांटिटी में मिलेंगे, तो वो इज टोल्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जैसे हमने कहा कि 7th हाउस आपका मान लीजिए बहुत स्ट्रांग है, इट मीन्स कि मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगी, या बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। या 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, स्टेटस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 5th हाउस स्ट्रांग है तो प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज देयर एक्चुअली। तो हमें हर हाउस के क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस हाउस के सिग्निफिकेशंस हमको किस क्वांटिटी में मिलेंगे। और आप जानते हैं कि जो त्रिक हाउसेस हैं 6, 8, 12 वो नेगेटिव हाउसेस हैं, उनके सारे जो सिग्निफिकेशंस होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये हाउस हमारे बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि जो भी नेगेटिव सिग्निफिकेशंस वाले हाउस अगर स्ट्रांग हो गए तो नेचुरली प्रॉब्लम लाइफ में बहुत ज्यादा आएगी। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो त्रिक हाउसेस हैं वो कम से कम उनकी स्ट्रेंथ हो, वहां पर जो प्लैनेट है वो सबसे वीक हो, क्योंकि हम अपने नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को नहीं बढ़ाना चाहते। बट उसमें एक छठा घर ही है 6th हाउस, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये त्रिक हाउस भी है, उपाचय स्थान भी है, त्रिसडाय हाउस भी है। इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड हाउस 6th हाउस। और 6th हाउस जो होता है वो होता है 9th फ्रॉम द 10th एंड 10th फ्रॉम द 9th हाउस। तो 9th फ्रॉम 10th हाउस मीन्स कि दिस इज योर फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपका फॉर्च्यून है, आपका भाग्य है। जैसे आप अपने लिए भाग्य देखते हैं 9th हाउस से, तो आपके प्रोफेशन का भाग्य है। एंड प्रोफेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो इसलिए उस एंगल से भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोफेशन के लिए ये हाउस स्ट्रांग हो, क्योंकि प्रोफेशन ही सारा कुछ हम डिपेंड करते हैं प्रोफेशन के ऊपर। और 10th फ्रॉम 9th होने का क्या मतलब हुआ कि सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द 6th हाउस। और आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं, या जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, आपकी जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। और वो जब भी पॉसिबल है जब 6th हाउस स्ट्रांग होगा। तो 6th हाउस की थोड़ी सी एक पोजीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। 6th हाउस में वी मे नीड मोर पॉइंट्स एज कंपेयर टू 8th एंड 12th हाउसेस, बट 8th और 12th हाउसेस में हमें ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए, ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। हमें जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। और जो मैक्सिमम हमको स्ट्रेंथ चाहिए किस हाउस की चाहिए, जब हम लोगों ने देखा था कि बिकॉज दिस इज ए लाइफ साइकिल एंड वी वर कंसिडरिंग दैट ईच हाउस इज मेंट फॉर समथिंग, तो इनमें से ऐसा कौन सा हाउस है जिसको हमें चाहिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो? फर्स्ट हाउस। कैन एनीबॉडी टेल? फर्स्ट हाउस। व्हिच वन? फर्स्ट हाउस होना चाहिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग। एनीबॉडी एल्स? केंद्र हाउस। केंद्र हाउस, केंद्र में जो 4 हाउस है। भाग्य स्थान। देखिए अल्टीमेटली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप पूरे कुछ भी एक्टिविटी करते रहिए पूरे साल, एंड व्हाट मैटर इज योर बैलेंस शीट, क्या प्रॉफिट हुआ आपका या क्या लॉस हुआ। 11th हाउस। उसी से कंसर्न होते हैं आप, आपने क्या एक्टिविटी की, क्या अच्छा था क्या खराब था। बट अल्टीमेट एम इज की इको हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ultimately we are concerned only with what we have got in this life, what we have achieved in this life, and that is the balance sheet of your life. हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अल्टीमेटली जो कंसर्न तो वही होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, आपने क्या किया बीच में। nobody will see after some time,
एंड एवरीबॉडी विल लुक इनटू, हाँ जो भी किया बट इतना प्रॉफिट है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसे ही लाइफ में हमें क्या मिला, व्हाट वी हैव गेन्ड इन दिस लाइफ बाय डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। तो वो कौन सा हाउस हुआ? 11th. पार्डन? 6th. 11th. 11th house. 11th house is 11th house होगा। 11th house is the house of gains. Yes. और हम कहते हैं gain means even we count the financial gains, but that is basically meant for what we have gained in this life. ये जो आपको लाइफ मिली है, and that is the end of the life basically. जैसे हम कहते हैं कि एक फाइनेंशियल एंड होता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, तो वैसे ही 11th हाउस की पोजीशन है कि आपने इस लाइफ में क्या प्राप्त किया। एंड बेसिकली इट वाज ओनली मेंट फॉर द स्पिरिचुअल गेन्स, कि आपकी जो सोल है वो कितनी स्ट्रांग हुई, और सोल इज ऑलवेज विद यू बिकॉज इट गोज विद यू, सो नेचुरली हमें जितना वो स्ट्रांग होगी उसी का हमें फायदा भी होगा, बाकी किसी चीज का तो फायदा होना नहीं है। बट अनिल जी एक बात बताइए, जैसे आप शुरू में सपोज एक छोटा बच्चा है या 10 साल का या 20 साल का, उसका हम 11th हाउस अभी से कैसे चेक कर सकते हैं? या उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो भी काम करेगा लाइफ में अच्छे करेगा या खराब करेगा। अगर 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो नेचुरली ही विल डू सम गुड वर्क, जब भी तो स्ट्रांग होगा। नहीं, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो सकता, और लोग चेंज होते हैं, आई मीन पीपल डू चेंज। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जो प्लैनेट की पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में, दैट इज ओनली गिव्स यू द ट्रेंड, कि ये ट्रेंड है, ये पॉसिबिलिटी है, बाकी सारे तो आपके एफर्ट्स हैं। आप और अच्छे एफर्ट करेंगे तो हो सकता है कि और भी अच्छा हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्लैनेट लिखा हुआ है आपका जो बर्थ चार्ट बन गया वो 100% ट्रू है आपकी लाइफ के लिए। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्माज इन दिस लाइफ आल्सो। ये तो पिछले जन्म तक जो आपने कर्म किए थे उसका लेखा जोखा है। आगे आप जो इस जन्म में करने वाले हैं वो भी तो कहीं काउंट होंगे, नहीं होंगे? नहीं तो फिर मतलब किस तरीके से कैलकुलेट कैसे, मतलब आज अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा फाइनल असेसमेंट क्या होगा, हाँ, वो तो एक इंडिकेटिव हो गया बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास। जो आपने पिछले जन्म के कर्म किए उससे ये इंडिकेटेड है कि आपके जो अचीवमेंट होगा लाइफ में इस टाइप का होगा। अब आपको पता लग गया कि 11th हाउस वीक है हमारा, मान लीजिए लेट अस से, और हमें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें ऐसा नहीं रहना, हमें थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना है, तो इस जन्म में जो भी आप अच्छे कर्म करेंगे तो उससे और बेटर हो जाएगा। मतलब स्पिरिचुअल गेन की बात कर रही हूँ। हाँ, वो भी पिछले जन्म से मतलब है। 11th house is the house of basically what you have gained in this life, and gained in this life means कि what are your spiritual gains। ये फाइनेंशियल गेन्स का नहीं है, बट गेन की हम बात करते हैं तो एवरीबॉडी टॉक्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल गेन्स आल्सो, बट मेनली इट इज कंसर्न्ड विद द स्पिरिचुअल गेन, राइट? सर 11th हाउस जैसे 3 6 11 इज त्रिशडाया, और 3 से ज्यादा 6 मेलेफिक है, एंड 6 से ज्यादा 11 त्रिशडाया में आता है, राइट? तो व्हाई डू वी देन से कि 11th हाउस हमारा जो है अच्छा होना चाहिए? 11th हाउस तो मैंने क्या कहा कि स्ट्रांग होना चाहिए। त्रिशडाय का मतलब ये होता है कि उस हाउस में कोई प्लैनेट अगर प्लेस्ड है, दैट इज नॉट ए गुड पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट, दैट्स ऑल। लेकिन उस घर उसका लॉर्ड जो है वो उसका वो नहीं, लॉर्ड से तो मतलब ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 11th हाउस में कोई अगर प्लैनेट बैठा हुआ है, त्रिशडाय का मतलब हुआ केंद्रों को नुकसान करेगा। जो आपके केंद्र हाउसेस हैं 4 7 एंड 10 हाउसेस, उनके लिए हार्मफुल है, दैट्स ऑल, और कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे हम लग्न से 6 8 12 देखते हैं, उनको हमने त्रिक हाउस कहा, ऐसे ही हम दूसरे केंद्र स्थानों से 4 7 10 से भी 6 8 12 देखते हैं। तो जब 6 8 12 देखते हैं तो दिस 3 हाउसेस कम 3 6 एंड 11 हाउसेस। इसका मतलब ये 3 हाउसेस हैं, दे आर बैड फॉर अदर केंद्रास। अगर उसमें कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो दूसरे, जैसे चौथे से 8वां घर हो गया तो चौथे हाउस के लिए हार्मफुल हो गया, वो इस तरह से है। But ultimately that is the house which tells you what you have gained in this life. तो जो भी आप अल्टीमेट गेन होगा आपका, वो यही हाउस इंडिकेट करेगा। जैसे अभी हमने कहा कि छठा घर भी त्रिशडाय हाउस है, त्रिक हाउस भी है, फिर भी मैंने कहा कि इसकी जो स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हाउस है, क्योंकि प्रोफेशन का भाग्य है या जो हम कर्म करते हैं उसमें हमारी सक्सेस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम त्रिशडाय की बात करते हैं, इट डजंट मीन कि दैट हाउस इज बैड,
इट ओनली मीन्स कि कोई प्लैनेट अगर वहां प्लेस्ड होगा तो 4th हाउस को नुकसान करेगा, 4th हाउस के लिए अच्छा नहीं है, दैट्स ऑल। या 10th हाउस के लिए अच्छा नहीं है, 10th हाउस के लिए ठीक है, सेकंड हो जाता है तो इट्स नॉट बैड, बट 4th हाउस के लिए खराब है। 4th हाउस से तो 8वां स्थान हो गया ना वहां पर, तो प्लैनेट का प्लेसमेंट वहां पर खराब है। लेकिन जो गेन का तो हाउस 11th हाउस ही है और उसी से हमारा कंसर्न भी है, तो इसलिए लाइफ के लिए हमारा 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मैरिज के लिए 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो सेपरेशन हो जाएगा। तो इट डजंट मीन कि हम कहें कि 8th हाउस खराब है या अच्छा है। 8th हाउस 3rd हाउस तो है, बट मैरिज के लिए जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है, बट हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं बनाना, क्योंकि कुछ नेगेटिव सिग्निफिकेशंस भी हैं उसके, वो नुकसान भी करेंगे हमको जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, तो अल्टीमेटली जो हम ग्रह और भावबल निकालेंगे, तो ग्रह बल इसे क्वेश्चन है, अगर 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो जो उसके अंदर प्लैनेट बैठा हुआ उसका रूलिंग सनसाइन का जो रूलिंग लॉर्ड है, लेट्स से 4 नंबर बैठा हुआ है, तो 4 नंबर का रूलिंग लॉर्ड मून हो गया, कैंसर का रूलिंग लॉर्ड मून, तो मून 4थे नंबर को देख रहा है, और अगर 4थे घर में गुरु बैठा हुआ है तो ये मैंने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम हाउस को 3 तरह से देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट वहां प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है। पहला चीज तो ये हो गया। हाँ, फिर उसका लॉर्ड, राइट, जिस साइन है उसका लॉर्ड किस हाउस में बैठा हुआ है, किन प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, और कौन से प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। देन थर्ड इज द कारक ऑफ दैट हाउस। अगर 11th हाउस की बात करें तो कारक है जुपिटर, कि जुपिटर आपकी क्या पोजीशन है, किस हाउस में है, किन प्लैनेट के साथ में है, कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कंबाइन करने के बाद वी हैव एन असेसमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर हाउस। एक चीज से नहीं होता कि कौन सा प्लैनेट वहां बैठा हुआ है या कौन सा एस्पेक्ट कर रहा है, आपको लॉर्ड की पोजीशन भी देखनी है और कारक की पोजीशन भी देखनी है। इन तीनों को मिलाकर then we have a combined assessment of a particular house. Got it. ठीक है। तो जो ग्रह बल हमको बताएंगे कि उस ग्रह से हम क्या एक्सपेक्ट करें, और भाव बल हमें ये बताएगा कि उस भाव के सिग्निफिकेशंस हमको किस मात्रा में मिलेंगे, किस क्वांटिटी में मिलेंगे। और जब ग्रह बल हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 6 टाइप के बल होते हैं। I'll just give you an idea, we will not go for detailed calculation, कि 6 तरह के बल होते हैं। एक होता है सबसे पहले पोजिशनल और द स्थान बल। मैं आई विल गो फॉर अनदर। पहला होता है पोजिशनल स्ट्रेंथ और द स्थान बल। स्थान बल का मतलब ये होता है कि वो प्लैनेट जोडियक में किस पोजीशन पर है, प्लैनेट जो है जोडियक में किस पोजीशन पर है। जैसे हमने डिस्कस किया, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, किस साइन में है, फ्रेंडली में है, एनिमी में है, ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज नोन एज अ पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, एंड उसके बेसिस पर जो स्ट्रेंथ होती है प्लैनेट की, दैट इज नोन एज पोजिशनल और द स्थान बल। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। हर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मिलती है, और पर्टिकुलरली जो मरकरी और जुपिटर होते हैं 2 प्लैनेट, उनको ईस्ट डायरेक्शन में दे आर सपोज्ड टू बी हैविंग मैक्सिमम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ईस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट का मतलब हो गया कि फर्स्ट हाउस इज द ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअली। तो उस अगर फर्स्ट हाउस में है ये प्लैनेट तो दे गेट द मैक्सिमम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। इसी तरह से जो सैटर्न है, शनि, उसको 7th हाउस में सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। मून और वीनस हैं, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ नॉर्थ डायरेक्शन में मिलती है, मतलब 4th हाउस में, और साउथ डायरेक्शन में उनकी जो दिक बल है या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, इट बिकम्स 0। और सन और मार्स, दे आर सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द 10th हाउस, और साउथ डायरेक्शन है और नॉर्थ डायरेक्शन में उनकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। तो जो हम कहते हैं कि मून और जुपिटर ईस्ट डायरेक्शन में हैविंग मैक्सिमम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 प्लैनेट फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट पर हैं, फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट पर हैं, तो उनको पूरी
डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, और अगर 7th हाउस के मिड पॉइंट पर है तो उसको 0 डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी। और फर्स्ट हाउस से जब हम 7th हाउस की तरफ मूव करेंगे तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है और उस डायरेक्शन की वजह से उसको कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, दैट वी एग्जामिन इन दिस दिक्बल। उसके बाद वी एग्जामिन द स्ट्रेंथ फ्रॉम द वेरियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टाइम, कि जो टाइम का प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे बर्थ आपका दिन में हुआ, रात में हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कौन से मंथ में हुआ, कौन से दिन हुआ, कौन से होरा में हुआ, कौन से पक्ष में हुआ। तो वी एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट ऑन द वेरियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टाइम, और हर चीज का फर्क पड़ता है प्लैनेट की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं काल बल और टेम्पोरल स्ट्रेंथ, काल बल और द टेम्पोरल स्ट्रेंथ। और ये जो 3 प्लैनेट हैं, मून, मार्स एंड सैटर्न, इनको कहते हैं कि नाइट में पूर्ण बली होते हैं। नाइट मीन्स कि मिडनाइट। और जब हम डे और नाइट की बात करेंगे यहाँ पर क्लास में, तो डे मीन्स सनराइज टू सनसेट एंड नाइट मीन्स सनसेट टू सनराइज। तो ये जो प्लैनेट हैं मून, मार्स और सैटर्न, मिडनाइट पर इनकी सबसे ज्यादा कालबल होगा और मिड डे पर उनकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। और इसी तरह से सन, जुपिटर और वीनस दिन में पूर्ण बली होते हैं, मतलब मिड डे पर इनकी स्ट्रेंथ पूरी होगी और मिडनाइट पर इनकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। और एक मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका दिन और रात का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये प्लैनेट हैं, कुछ प्लैनेट रात में बली होते हैं। अगर आपका बर्थ मान लीजिए रात में हुआ है तो these 3 प्लैनेट विल बिकम स्ट्रॉन्गर, मून, मार्स एंड सैटर्न। और अगर दिन में बर्थ हुआ है तो सन, जुपिटर एंड वीनस, दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर। और मरकरी का जहाँ तक सवाल है, उसका दिन और रात का कोई उसकी स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप देखिए कि आपने देखा कि सन, जुपिटर और वीनस मिड डे पर सबसे स्ट्रांग होते हैं, मिड डे पर सबसे स्ट्रांग होते हैं। और आप देखिए जब जो सिख धर्म में जो जितनी भी शादियां होती हैं या कोई भी ऑस्पिशियस फंक्शन होते हैं वो संडे के दिन होते हैं, और संडे के दिन भी करीब 12 बजे के आसपास। और पहली चीज तो यह है कि इट्स कन्वीनियंट टू एवरीवन कैन अटेंड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि छुट्टी लेनी पड़े या कुछ करना पड़े। एंड ऑन दैट डे, दैट संडे इज रूल्ड बाय सन। फर्स्टली Sunday is ruled by the sun, and at about 12, sun has the maximum strength. At 12, sun has the maximum strength. तो जब राजा आपका सपोर्ट कर रहा है आपको, तो बाकी प्लैनेट क्या कर सकते हैं? आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। When sun is with you or sun is favorable for you, no planet can do any harm. So that is a wonderful मुहूर्त। और इसमें आप ये भी देखिए कि जब आप पढ़ेंगे कि उस टाइम में करीब 48 मिनट्स के लिए एक मुहूर्त होता है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त भी बोलते हैं, अभिजीत मुहूर्त। एंड दैट आल्सो कोइंसाइड्स विद दैट, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी वंडरफुल मुहूर्त। अभी जो राम जन्मभूमि की चर्चा हो रही थी, जब भूमि पूजन हुआ था, तो सुधीर जी ने बहुत बड़ा एक वो भेजा था, बहुत लोगों ने कहा था कि ये बहुत ही खराब मुहूर्त है। बट इवन देन एवरीबॉडी सेड कि नहीं, अभिजीत मुहूर्त में तो हम कर सकते हैं, बाकी सब चीजें कितनी भी खराब हो, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में तो हम कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि वो जो शादी उनके यहाँ होती है वो अभिजीत मुहूर्त में ही होती है, संडे के दिन होती है, जबकि सन स्ट्रांग होता है, रूलर इज सन। वो रात दिन के 12 बजे होती है when sun is the strongest, और सन इज द किंग ऑफ आवर प्लैनेटरी कैबिनेट। और सन जब आपके फेवरेबल है तो nobody can do any harm. तो I tell you, this is a very prudent decision कि हमें कोई हम कहें कि ये बेवकूफ़ी है, it's not बेवकूफ़ी, it's a very prudent decision कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में आपने चूज किया and it's convenient to everyone, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तब क्या होता है? क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन बना रहता है कि अगर प्लैनेट वक्री है तो क्या होगा।
तो यहाँ पर कहा कि अगर प्लैनेट वक्री होता है या रेट्रोग्रेड होता है तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है जिसको कि हम चेष्टा बल या मोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ उसको एक स्ट्रेंथ मिल गई। इसका मतलब जो भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड दिखाए हुए होते हैं उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ इंक्रीजेस जस्ट बिकॉज these planets are retrograde. तो one thing is very definite कि जब भी प्लैनेट कोई रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी स्ट्रेंथ वो ज्यादा बली हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट क्वेश्चन कम्स कि व्हाई दिस प्लैनेट्स बिकम रेट्रोग्रेड? कभी कोई प्लैनेट बैकवर्ड तो मूव नहीं करता। अब जोडियक में देखिए कि नो प्लैनेट कैन मूव बैकवर्ड, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट देन व्हाई वी से कि ये रेट्रोग्रेड मूवमेंट हो रहा है या क्यों होता है? रेट्रोग्रेड मोशन का कारण क्या है वो पता होना चाहिए आपको कि जब भी दो चीजों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होता है, जब भी दो चीजों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होता है, देन वन ऑफ देम अपीयर्स टू बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जबकि मूव नहीं करती। आप जब ट्रेन में जाते हैं, आपने देखा भी है, सबने एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर हम ट्रेन जा रही है और पीछे से एक ट्रेन और आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा वो आपको लगेगा कि उल्टी डायरेक्शन में मूव करती है। तो रेट्रोग्रेशन फिनोमेनन इज ओनली बिकॉज इट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू थिंग्स। तो यहाँ पर जब हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो रेट्रोग्रेशन इज पॉसिबल व्हेन टू थिंग्स आर मूविंग, टू प्लैनेट्स आर मूविंग, अदरवाइज रेट्रोग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। और उनके बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट है, जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और ये कहा कि सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते और बाकी प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। और उसमें से भी हमने प्लैनेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को हमने कहा इनर प्लैनेट और एक को कहा आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मींस कि द प्लैनेट्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन सन एंड द अर्थ, और वो है मरकरी और वीनस। और आउटर प्लैनेट को जो मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न है, उनको हमने आउटर प्लैनेट कहा, वो अर्थ से बाहर है। तो उस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको हम इंफीरियर और सुपीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। इंफीरियर प्लैनेट हम मरकरी और वीनस को इसलिए बोलते हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू मूव after a certain distance from the sun. They have to remain within a certain distance from the sun. They are not free to move anywhere in the zodiac. जैसे हमने देखा भी था कि सन और मरकरी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 27 डिग्री का हो सकता है और सन और वीनस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 47 डिग्री का हो सकता है। इसका मतलब कि उनको सन के आसपास ही रहना है, उनको दे आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर, तो इसलिए उनको हमने इंफीरियर प्लैनेट कहा। और जो मार्स, जुपिटर और सैटर्न है, दे आर फ्री टू मूव एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो इसलिए हमने उनको सुपीरियर प्लैनेट कहा। अब क्वेश्चन ये है कि सन और मून का रेट्रोग्रेशन क्यों नहीं होता, बाकी प्लैनेट का तो रेट्रोग्रेशन होता है। पहली चीज, जब मैंने कहा कि ये पॉसिबल है जब दो चीजों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो। सन इज ए स्टेशनरी प्लैनेट, सन इज नॉट मूविंग एट ऑल। सन जो है सोलर सिस्टम में स्टेशनरी प्लैनेट है, तो उसके साथ तो रिलेटिव मूवमेंट किसी का है ही नहीं, तो नेचुरली इट कैन नॉट गो इनटू रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन उसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी तरह की भी जो है। और मून का देखिए, मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मून की जो स्पीड है दैट इज अबाउट 13 to 15 डिग्री पर डे, और किसी भी प्लैनेट की 1 डिग्री से ज्यादा नहीं है, बहुत कम है बाकी प्लैनेट की जो। तो इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट, मून अपीयर्स टू बी, या अदर प्लैनेट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी इन कंपैरिजन टू द मूवमेंट ऑफ मून। तो जो रिलेटिव मूवमेंट की जो बात हो रही थी वो खत्म हो जाती है यहाँ पर, तो इसलिए मून भी रेट्रोग्रेड नहीं होता और बाकी प्लैनेट जो है उनका आपस में मूवमेंट है, तो इसलिए वो रेट्रोग्रेड होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप देखते हैं कि जो प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन है, मरकरी जो है वो साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है। मरकरी जो है वो साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है, एंड दैट इज रेट्रोग्रेशन इज फॉर अबाउट 21 डेज। साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होना, और एक बार जो है वो 21 डेज के लिए या 24 डेज के लिए रेट्रोग्रेड होता है। शनि है वो साल में 1 बार रेट्रोग्रेड होता है,
फॉर 140 डेज, जो चल रहा है आजकल। जुपिटर है वो साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है, हर साल होगा, और उसका जो रेट्रोग्रेशन का टाइम है दैट इज अबाउट 120 डेज। और जहां तक मार्स और वीनस का सवाल है, वो 2 साल में एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं, हर साल नहीं होते। मार्स और वीनस जो है वो 2 साल में एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं। तो मरकरी जैसे मैंने कहा कि 3 बार होता है, तो इट्स अबाउट 20% ऑफ द टाइम इट इज रेट्रोग्रेड। Saturn is about 37% of the time it is retrograde. Jupiter about 31% of the time it is retrograde. मंगल और वीनस कम है। तो नेचुरली आप देखें कि 1/3 ऑफ द ईयर ये जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड होते ही होते हैं। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब एक तो प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ज्यादा बली हो जाता है। और दूसरा, जब जिन हाउसेस के ऊपर अगर आपके नेटल चार्ट में या बर्थ के टाइम कोई प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है, बर्थ के टाइम रेट्रोग्रेड होना चाहिए, और उनका जो इन्फ्लुएंस होगा जिन जिन हाउसेस के ऊपर उस प्लैनेट का, और जब ट्रांजिट में भी, गोचर में भी जब वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उन हाउसेस में उथल पुथल मचाने की कोशिश करता है, उन हाउसेस में चेंजेस लाने की कोशिश करता है। आप देखिए जब भी आपका सैटर्न मान लीजिए लग्न में है आपके और रेट्रोग्रेड पोजीशन में है बर्थ के टाइम, तो जैसे आजकल रेट्रोग्रेड चल रहा है और वहां से वो 10th हाउस को देखता भी है, तो 10th हाउस में चेंज लाने की कोशिश करता है। आपकी जो प्रोफेशनल पोजीशन है, आपके ऑफिस में कोई चेंज होगा, या आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका बॉस चेंज हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, या और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। और इसीलिए कहा गया कि किसी भी हॉरोस्कोप में अगर ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि 3-4 भी रेट्रोग्रेड होते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो करीब करीब सभी हाउसेस के ऊपर आ जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि रेट्रोग्रेड तो हर प्लैनेट होगा ही साल में, तो उन हाउसेस में चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड होंगे, उतनी ही लाइफ में आपकी इनस्टेबिलिटी होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो इसलिए कहा कि जो ज्यादा प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन होना आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। स्ट्रेंथ तो मिल जाती है, बट लाइफ में चेंजेस बहुत होते हैं, उथल पुथल बहुत होती है, वेरिएशन बहुत होता है, और हमारी जो स्टेबिलिटी है। हाँ, बस एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये इसके लिए अपने को सिर्फ लग्न चार्ट ही स्टडी करना है, या जो हम अगर किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो उस हमें सिर्फ लग्न चार्ट देखना है, और हमें ये देखना है कि लग्न चार्ट में उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस किस किस हाउसेस के ऊपर है। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि शनि लगन में है, लगन चार्ट में, और वो रेट्रोग्रेड है, वक्री है, और उसका जो इन्फ्लुएंस किस किस हाउस के ऊपर है। आपका कोई ऑडियो किसी ने ऑन कर रखा है, इको हो रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस किस किस हाउस के ऊपर है? फर्स्ट हाउस के ऊपर है, थर्ड हाउस के ऊपर है, 7th हाउस के ऊपर है, और 10th हाउस के ऊपर है। एस्पेक्ट शनि का जो है 3rd, 7th एंड 10th होता है ना, तो और शनि लगन में बैठा हुआ है, तो 4 हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक प्लैनेट 4 हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे जुपिटर होगा वो भी 4 हाउसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, और मरकरी मार्स भी 4 हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं आपके हॉरोस्कोप में, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा हाउसेस में वेरिएशन होगा, ज्यादा हाउसेस में चेंजेस होंगे बार बार, एंड विच इज नॉट गुड फॉर द पर्पज ऑफ स्टेबिलिटी इन द लाइफ। तो लाइफ में एक बहुत इनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि ज्यादा रेट्रोग्रेड प्लैनेट का होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं, और मैं बताऊं एक छोटी सी बुक है, इज रिटन बाय एन इंग्लिश लेडी, उसका नाम भी इंग्लिश ही है, INGLISH, और उसने बहुत एक अच्छी बुक लिखी है, बहुत छोटी सी बुक है, और शी हैज डन लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का क्या इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें बताई गई हैं, एंड शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट 2 प्लैनेट, मार्स एंड वीनस, कि अगर मार्स
रेट्रोग्रेड है किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में, मार्स अगर रेट्रोग्रेड है किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में, then that female is likely to get involved in some sex scandal. और ऐसे ही अगर वीनस रेट्रोग्रेड है किसी मेल के हॉरोस्कोप में, वीनस अगर रेट्रोग्रेड है किसी मेल के हॉरोस्कोप में, then male is also likely to get involved in some sex scandal. तो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत कुछ लिखा भी है बुक्स में उल्टा सीधा। कोई कहता है कि कमजोर हो जाता है, कोई कहता है बढ़ जाता है या वीक हो जाता है, कोई कहता है इस हाउस के रिजल्ट देगा, कोई कहता है उस हाउस के रिजल्ट देगा। नथिंग टू डू विद दैट। सिंपल सी बात है कि जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ उसको ये चेष्टा बल मिल गया, प्लैनेट और स्ट्रांग हो गया। अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो और बेनिफिक हो गया, मेलिफिक है तो और ज्यादा मेलिफिक हो गया, और ज्यादा खराब हो गया, और अगर अच्छा है तो और ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ मिल गई। और जैसा मैंने कहा कि ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने से लाइफ में इनस्टेबिलिटी रहती है। वो उसको हमने बहुत अच्छा नहीं माना कि किसी भी अगर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में 3 या ज्यादा प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हैं तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, जो कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन था, राहु तो रेट्रोग्रेड है नेचुरली, तो राहु केतु को हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसकी स्ट्रेंथ नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई रिजल्ट ही नहीं है अपने, तो हम क्यों स्ट्रेंथ निकालेंगे उसकी। तो राहु केतु की हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है इन चीजों में, किसी में भी जो है, ना ही हम अष्टक वर्गा में कंसिडर करेंगे, ना ही ग्रह भाव बल में कंसिडर करेंगे। वो हम राहु केतु को नहीं करते क्योंकि उनके रिजल्ट तो है ही नहीं कोई भी अपने जो है। इसके बाद जो 5th टाइप ऑफ स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं नैसर्गिक बल और द परमानेंट स्ट्रेंथ। और दिस इज द स्ट्रेंथ व्हिच डजंट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द बर्थ चार्ट। दिस इज परमानेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द बर्थ चार्ट। इसमें सिर्फ आपको ऐड करना है उसकी स्ट्रेंथ को और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिकली द ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट, ल्यूमिनोसिटी ऑफ द प्लैनेट। जितनी भी ज्यादा प्लैनेट में चमक होगी उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है या जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। और हम सभी जानते हैं कि सन इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो इसलिए सन की जो परमानेंट स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। और शनि इज द डार्केस्ट प्लैनेट, तो इसलिए शनि की जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होती है। और जो सीक्वेंस है, सन के बाद मून की ब्राइटनेस है, उसके बाद वीनस है, फिर जुपिटर, फिर मरकरी, फिर मार्स एंड सैटर्न, इस तरह से जो है। And lastly, we calculate the aspect strength. Aspect strength और the दृक् बल। Aspect strength का मतलब क्या हुआ कि उस प्लैनेट के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है, उस प्लैनेट के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है। और जैसा हम जानते हैं कि अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो इट विल ऐड टू द स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्लैनेट, और अगर मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो इट विल टेक अवे द स्ट्रेंथ, इट विल मेक द प्लैनेट वीक। तो वही चीज हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि हम हर प्लैनेट के ऊपर बाकी सभी प्लैनेट का एस्पेक्ट देखेंगे और उससे जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज एस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो इन 6 तरह की स्ट्रेंथ को कंबाइन करने के बाद वी गेट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, या उसको हम टोटल षटबल ऑफ द प्लैनेट, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ वी take into account while making prediction, while deciding everything. तो जब ये 6 तरह की strength आप calculate करते हैं, then we come to know about the actual strength of each planet. और ये जो 6 तरह की strength है यहाँ पर, this covers almost every aspect. जिस aspect से strength affected होती है, it covers all aspect here. अब question is कि ये तो ठीक है कि हमें प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, नो डाउट अबाउट इट, और हमारा पर्पस भी वही है कि प्रिडिक्शन में हमारी हेल्प करे। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। आपने देखा एक हमारे पास लग्न कुंडली है, एक मून कुंडली है, एक हमारे पास सन कुंडली है। 3 तरह की कुंडली होती है। कुछ लोग लग्न कुंडली से देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो मून कुंडली से देखेंगे, कुछ कहते हैं नहीं सन कुंडली हम यूज करेंगे, अलग अलग उसका इस्तेमाल करते हैं। बट क्वेश्चन है कि विच वन विल गिव यू द मोस्ट करेक्ट रिजल्ट। ये तो ठीक है कि आपने कहा कि लग्न करो या सन करो या मून करो,
और आप देखेंगे कंप्यूटर हॉरोस्कोप में एक सुदर्शन चक्र बना होता है 3rd पेज के ऊपर, जो है सुदर्शन चक्र हम बोलते हैं। एंड सुदर्शन चक्र इज नथिंग बट दिस सुपर इम्पोजिशन ऑफ दिस 3 चार्ट्स। तीनों चार्ट का उसमें एक सुपर इम्पोजिशन है कि लग्न चार्ट क्या है, मून चार्ट क्या है और सन चार्ट क्या है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि इनमें से किस चार्ट के रिजल्ट आपको सबसे एक्यूरेट मिलेंगे। पहली चीज अगर हम कंसीडर इन ब्रॉड वे, तो लग्न क्या है आपका बॉडी है, मून क्या है आपका माइंड है और सन क्या है आपकी सोल है। लग्न बॉडी है, मून माइंड है और सन सोल है। तो लग्न चार्ट क्या इंडिकेट करेगा, व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग इन द लाइफ, आपको क्या मिलने वाला है, एक्चुअल में क्या मिलेगा। जैसे मैंने कहूं कि आई हैव नो एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियरिंग बट इवन देन आई बिकेम एन इंजीनियर, तो ये हमें एक्चुअल में मिला। बहुत से लोग होते हैं कि कोई लेना देना नहीं होता उस फील्ड से, लेकिन फिर भी उस फील्ड में पहुंच जाते हैं एक्चुअली। तो ये एक्चुअल में जो हमें मिलता है लाइफ में, दैट वी फाइंड आउट फ्रॉम द लग्न चार्ट। आपका एप्टीट्यूड हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको मिला ये। आप नहीं चाहते आपका स्पाउस, हर आदमी चाहता है कि स्पाउस अच्छा होना चाहिए, वेल प्लेस्ड होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, लेकिन चाहने से नहीं होता। एक्चुअल में क्या मिला आपको, दैट इज टोल्ड बाय द लग्न चार्ट, राइट। और मून चार्ट क्या बताएगा, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी इच्छा क्या थी, आपका माइंड क्या कहता है। तो मून चार्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका एवोकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और अगर हमको वो प्रोफेशन मिलता तो इट वुड हैव बीन बेटर एक्चुअली फॉर अस। तो मून चार्ट आपकी जो है, आपकी जो मेंटल जो डिजायर है उसको इंडिकेट करता है। और सन क्या है, सन आत्मा क्या कहती है। आप देखिए बहुत से लोग हैं कि they get very good education. I have seen a lot of people from IIT and IIM. करने के बावजूद भी they don't go for the package. They go to a small village and do some social service. They teach in a small school. ये आत्मा ने कहा उनकी कि नहीं, ये पैसा वैसा नहीं चाहिए हमें नहीं, I don't have any इच्छा for the पैसा. I want to do some social service. I want to do some humanitarian activity, some charitable activity. उनका आत्मा तो वो कहती है उनको जो। तो सन्स चार्ट शुड टेल यू कि व्हाट इज योर सोल सेज। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तीनों चार्ट को एनालाइज करके बता सकते हैं। बट क्वेश्चन इज कि अगर हम तीनों को एनालाइज करेंगे तो वी कैन नॉट टेल कि आपको क्या मिलने वाला है। अल्टीमेटली हमारा कंसर्न किससे है कि हमें क्या मिलेगा एक्चुअल में, whether your body will prevail or mind will prevail or the soul will prevail. तीनों में से कौन प्रिवेल करेगा, किस चार्ट से रिजल्ट सबसे अच्छे मिलेंगे। तो उसमें हम जो प्लानिटरी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करते हैं कि हमें हर हाउस की स्ट्रेंथ का पता लग गया, हर प्लानिट की स्ट्रेंथ का पता लग गया। तो इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, whether लग्न इज स्ट्रॉन्गेस्ट और मून इज स्ट्रॉन्गेस्ट और द सन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इन तीन चीजों में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही प्रिवेल करेगा आपके रिजल्ट के लिए। अगर मून स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मून विल प्रिवेल, सोल इज स्ट्रॉन्गेस्ट तो सोल विल प्रिवेल। तो ये कहा गया कि अगर आपको इन सब की स्ट्रेंथ का पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम कौन सा चार्ट इस्तेमाल करें और किस चार्ट से रिजल्ट आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट होंगे। आपको क्या प्रिवेल करेगा, आपका माइंड प्रिवेल करेगा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सोल प्रिवेल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या जो मिलेगा वही मिलेगा बॉडी के हिसाब से। तो एक बहुत अच्छा, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो बता सके कि हम कौन सा चार्ट यूज करें, किस चार्ट से आपके रिजल्ट सबसे अच्छे होंगे। तो ओनली बाय नोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट एंड द ईच हाउस वी कैन हैव अ वंडरफुल असेसमेंट, वेरी गुड असेसमेंट कि विच चार्ट वी शुड यूज फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस। तो वो उसमें हमें बहुत हेल्प करता है कि हमें पता लग जाता है कि इस चार्ट से हमारी लाइफ में रिजल्ट सबसे अच्छे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जब दशा हम देखते हैं, विंशोत्तरी दशा पर्टिकुलरली, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, मेन पीरियड, सब पीरियड एंड सब सब पीरियड। महादशा बोलते हैं, अंतरदशा बोलते हैं और
प्रत्यंतर दशा बोलते हैं। तीनों दशाएं होती हैं और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एट ए टाइम या तो आपको रिजल्ट मिलेंगे महादशा लौट के या अंतरदशा लौट के। एट ए टाइम रिजल्ट आपको या तो महादशा लौट के मिलेंगे या अंतरदशा लौट के मिलेंगे। एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स, कि रिजल्ट वो डिसाइड नहीं करता प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। रिजल्ट इज डिसाइडेड आइदर बाय द महादशा लॉर्ड और द अंतरदशा लॉर्ड। इन दोनों में से एक प्लैनेट के रिजल्ट आपको एट ए टाइम मिलते हैं। क्वेश्चन है किसके मिलेंगे दोनों में से, हु विल डिसाइड कि महादशा लॉर्ड के मिलेंगे या अंतरदशा लॉर्ड के मिलेंगे। एंड वंस वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ द ईच प्लैनेट, और उसके बारे में यही प्रिंसिपल है कि इन दोनों में जो भी स्ट्रॉन्गर होता है महादशा लॉर्ड में और अंतरदशा लॉर्ड में, उस प्लैनेट के रिजल्ट हमको एट ए टाइम मिलते हैं, उस प्लैनेट के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आप वैसे नहीं बता सकते कि किसके मिलेंगे, बट जब आपको स्ट्रेंथ का आइडिया है, स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट कर ली है, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम में या तो मेन के मिलेंगे या सब के मिलेंगे। दोनों में से किसके मिलेंगे दैट इज डिसाइडेड बाय दिस ओनली, देयर इज नो अदर वे। और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड मैंने कहा था कि इट हेल्प्स इन implementation of the results indicated by the main or the sub period lord, कि वो implement कब होंगे वो डिसाइड करता है प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सैटर्न एंड मरकरी का पीरियड चल रहा है आपका, एंड यू कुड फाइंड आउट फ्रॉम द हॉरोस्कोप कि इस पीरियड में कोई आया आपके पास कि मेरी शादी कब होगी या मेरी नौकरी कब लगेगी। आपने देखा कि सैटर्न मरकरी का पीरियड चल रहा है और इस काम के लिए फेवरेबल है, तो इस पीरियड में ये काम हो जाना चाहिए। एंड व्हेन यू सी दिस पीरियड ऑफ द दशा दैट इज मोर देन 3 years, यू कैन नॉट से कि आपका 3 साल में शादी हो जाएगी और 3 साल में नौकरी लग जाएगी। ही विल नेवर कम बैक टू यू अगेन, भाग जाएगा पूरा। आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर डेट में लगेगी, किस पर्टिकुलर मंथ में लगेगी, किस पर्टिकुलर फोर्टनाइट में लगेगी। That is the purpose of an astrologer, not कि आप 3 महीने 3 साल कहें उसको कि 3 साल में तेरा काम हो जाएगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? फिर उसके लिए प्रत्यंतर दशा लॉर्ड हमारा काम आता है कि प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो है that helps in implementation of the results indicated by these 2 planets। और जब भी प्रत्यंतर दशा लॉर्ड फेवरेबल होगा उस टाइम आपको वो रिजल्ट आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे या मिल जाएंगे आपको जो है। और प्रत्यंतर दशा जो होती है वो करीब बहुत छोटी होती है, 1 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की, 7 दिन की, इस तरह की होती है। तो एटलीस्ट जब प्रत्यंतर दशा फेवरेबल आई तो आपने पिन पॉइंट कर दिया कि इस 1 महीने में या 2 महीने में या 15 दिन में ये काम हो जाएगा। नाउ इट्स मच बेटर कि आप बता पाए कि हाँ आपकी नौकरी जो है इस अक्टूबर नवंबर में लग जाएगी या शादी हो जाएगी। और भी जब हमें एक्यूरेट देखना होता है तो वी टेक द हेल्प ऑफ ट्रांजिट, कि जब ट्रांजिट फेवरेबल होगा जिस पर्टिकुलर डेट में या विद इन फ्यू डेज, तो उस पीरियड में ये काम हो जाएगा। तो हम फिर बिल्कुल एग्जैक्टली वी पिन पॉइंट द डेट ऑफ द इवेंट आल्सो, और हम बता पाते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में या इस पर्टिकुलर डेट में ये काम हो जाना चाहिए। दैट इज द पर्पस, एंड फॉर दिस नेचुरली वी नीड द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स। और स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट आपको पता लगने के बाद आपको 3 चीजें हुई। एक तो यू आर करेक्ट इन द प्रेडिक्शंस, सेकेंडली जो तीनों चार्ट हैं, लग्न चार्ट, मून चार्ट और सन चार्ट, आपको पता लग जाता है कौन सा चार्ट प्रिवेल करेगा या आपकी लाइफ के लिए किस चार्ट से आपके रिजल्ट सबसे करेक्ट होंगे। और जो रिजल्ट होते हैं मेन और सब पीरियड में, वो भी आपको पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर मेन पीरियड और सब पीरियड में मेन पीरियड के रिजल्ट मिलेंगे या सब पीरियड डॉट के रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट एंड हाउसेस, इट हेल्प्स इन मेकिंग योर प्रेडिक्शन मोर एक्यूरेट। अब हर चीज की एक यूनिट होती है, कोई भी चीज हम मेजर करते हैं तो इट हैज टू हैव ए यूनिट ऑफ दैट आइटम। और जो बल की यूनिट है या स्ट्रेंथ की यूनिट है, मे बी प्लैनेट और द हाउस, इसकी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं रूपा, RUPA रूपा।
जो भी हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं उसको हम रूपा की यूनिट है, एंड 1 रूपा इज इक्वल टू 60 विरूपा, या हम उसको 60 साष्टांश भी बोलते हैं। 1 रूपा इज इक्वल टू 60 विरूपा और 60 साष्टांश। तो जो भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ आपके हॉरोस्कोप में मिलेगी कैलकुलेट होने के बाद, तो उसकी जो यूनिट है जो आप पूछ रहे थे, दैट इज रूपा, नथिंग एल्स, रूपा और विरूपा, और या साष्टांश भी हम बोलते हैं। और जो डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है, आई जस्ट मेंशन, आई विल जस्ट गो थ्रू। जैसे मैंने कहा पोजिशनल स्ट्रेंथ है। पोजिशनल स्ट्रेंथ में हम 5 टाइप की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है उच्च बल या एक्सल्टेशन स्ट्रेंथ। उच्च बल मीन्स कि अगर प्लैनेट उच्च के पॉइंट पर है तो उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और अगर डेबिलिटेशन पॉइंट पर है तो उसकी स्ट्रेंथ 0 होगी। फिर दूसरा होता है सप्तवर्गज बल। सप्तवर्गज मीन्स 7 डिविजनल चार्ट्स। तो हम 7 डिविजनल चार्ट्स में प्लैनेट की पोजीशन को देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द टेनेंट एंड द लॉर्ड, कि जो प्लैनेट है वो जिस साइन में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है। और रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 5 फोल्ड रिलेशनशिप होती है जब हम परमानेंट फ्रेंडशिप और टेम्परेरी फ्रेंडशिप को कंबाइंड करते हैं, तो वी गेट द 5 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। One was intimate friend, then neutral, then enemy and the bitter enemy. तो 5 टाइप की रिलेशनशिप होती है। तो हम ये देखते हैं कि इन 7 डिविजनल चार्ट्स में जो प्लैनेट है और जिस हाउस में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट प्लैनेट विल गेट स्ट्रेंथ और इट स्ट्रेंथ विल गेट रिड्यूस्ड। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर बिटर एनिमी के साइन में तो कम होगा, और अगर इंटीमेट फ्रेंड के साइन में है तो उसकी स्ट्रेंथ बेटर होगी। तो 7 हम डिविजनल चार्ट्स को देखते हैं। फिर एक नेक्स्ट इज द ओजा युग्म राशियांश बल। ओजा मीन्स ऑड, युग्म मीन्स इवन, राशियांश मीन्स राशि एंड नवांश चार्ट। तो हम राशि और नवांश चार्ट 2 चार्ट्स में हम ये देखते हैं कि प्लैनेट इवन साइन में है या ऑड साइन में है। कुछ प्लैनेट को इवन साइन में स्ट्रेंथ मिलती है और कुछ प्लैनेट को ऑड साइन में स्ट्रेंथ मिलती है। दैट वी विल सी इन दिस। द नेक्स्ट इज द केंद्र बल। हमने जब हाउसेस को क्लासिफाई किया था तो 3 ग्रुप बनाए थे हमने, केंद्र, सक्सीडेंट एंड द केडेंट हाउसेस। केंद्र था 1, 4, 7, 10, सक्सीडेंट वाज 2, 5, 8, 11 एंड केडेंट इज 3, 6, 9, 12। ये 3 हमने कैटेगरी की थी और कहा कि केंद्र इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन। और अगर हम अपने लाइफ के 3 पार्ट करें, 3 हिस्सों में अपनी लाइफ को डिवाइड करें, लेट अस से सपोज योर एक्सपेक्टेंसी इज 75 इयर्स, तो अगर हम 25 इयर्स देन 25 to 50 years and 50 to 75 years, we can divide the life like this. And केंद्र स्थानों का रोल क्या होता है कि जब आप बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, तो what you do, you try to create an infrastructure around you so that you can sustain your life, balanced life. आप क्या करते हैं, जैसे आपने कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली, आप इमीडिएटली एक अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं जितना भी हाईएस्ट पैकेज आपको मिल सके। फिर आप मकान बनाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, शादी करते हैं, और भी फैसिलिटी अपने अराउंड डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट 1/3 of the part of the life, you try to create an infrastructure around you so that you can sustain your life throughout. और उस टाइम आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी भी होती है, तो इसलिए जो केंद्र हाउसेस का रोल होता है वो उस टाइम के लिए, या जो फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ लाइफ है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए कहा कि केंद्र हाउसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसका मतलब अगर प्लैनेट केंद्र में प्लेस्ड है तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद आप क्या करते हैं, वंस यू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड यू, उसके बाद आप क्या करते हैं, यू एंजॉय दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जब एक फैसिलिटी आपके पास सारी हो गई तो आपने उसको एंजॉय करना शुरू किया। पिछले नेक्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द लाइफ आप उसको खूब एंजॉय किया, जो भी आपने फैसिलिटी डेवलप की वो पूरी तरह से उसको यूज किया आपने उसको, जो है। एंड दैट इज द पर्पज ऑफ सक्सीडेंट हाउसेस। सक्सीडेंट मीन्स कि जो आपका सेकंड 1/3 पार्ट ऑफ द लाइफ है, इट इंडिकेट्स दैट।
एंड उस टाइम जो आपका एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि सक्सीडेंट हाउसेज में जो कोई प्लैनेट प्लेस्ड होता है तो इट हैज ए लेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू इफ इट वाज प्लेस्ड इन द केंद्र हाउसेस। एंड लास्ट 1/3 पार्ट में आप क्या करते हैं, वो 3, 6, 9, 12 हाउसेस है, when you have very less energy, and then your priority changes. Then your priority is not to enjoy or not to create an infrastructure at that time. Then priority changes. You start communicating, you start doing something else. You may be involved in the religious and the spiritual activities also. तो एक प्रायोरिटी उस टाइम चेंज हो जाती है, उस टाइम आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। तो कहते हैं एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्लैनेट केडेंट हाउसेज में प्लेस्ड होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू दोज प्लेस्ड इन द केंद्र और द सक्सीडेंट हाउसेज। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही देखते हैं कि प्लैनेट केंद्र में प्लेस्ड है, सक्सीडेंट हाउसेज में प्लेस्ड है या केडेंट हाउसेज में प्लेस्ड है, उसके हिसाब से उसको स्ट्रेंथ मिलती है। देन लास्टली वी कैलकुलेट द दृश्यकांश बल। दृश्यकांश कहाँ, जिसका हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब हम राशि को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, राशि को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1 दृश्यकांश ऑफ 10 डिग्री। एक राशि में 3 दृश्यकांश होते हैं और कुछ प्लैनेट को फर्स्ट दृश्यकांश में होने में बल मिलता है, कुछ को सेकंड दृश्यकांश में होने में बल मिलता है और कुछ को थर्ड दृश्यकांश होने में बल मिलता है। तो इस तरह से हम जो है वो पांचों स्ट्रेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और इन पांचों का जो सम होता है दैट इज योर फर्स्ट स्ट्रेंथ, स्थान बल और द पोजिशनल स्ट्रेंथ। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट दिस वी नो वी हैव ऑलरेडी डन एक्चुअली, उच्च बल में मैंने कहा कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ मिलती है। सप्तवर्गज बल में वी कंसिडर दीज 7 डिविजनल चार्ट्स, राशि चार्ट, होरा चार्ट, दृश्यकांश चार्ट, सप्तांश चार्ट, नवांश चार्ट, द्वादशांश चार्ट और त्रिशांश चार्ट। ये जो हम सप्तवर्गज बल की बात की, तो इस सप्तवर्गज बल में हम 7 तरह के ये जो 7 डिविजनल चार्ट हैं वो हम कंसिडर करेंगे। और जो हमने स्ट्रेंथ की बात की थी कि एक तो होता है परमानेंट रिलेशनशिप, जैसे आप जानते हैं कि सन के फ्रेंड है मून, मार्स एंड जुपिटर, एंड वीनस एंड सैटर्न इज द एनिमी। तो इसी तरह से हर प्लैनेट का एक परमानेंट रिलेशनशिप है, कुछ प्लैनेट उसके परमानेंट फ्रेंड है, कुछ एनिमी है, कुछ न्यूट्रल है। तो इसको तो परमानेंट रिलेशनशिप हो गई। एक होती है टेम्परेरी रिलेशनशिप, तात्कालिक संबंध, डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी या डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। तो जो फर्स्ट टाइप की रिलेशनशिप है परमानेंट, दैट डजंट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट, बट द सेकंड टाइप दैट इज टेम्परेरी और द तात्कालिक, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। और जैसा आप जहाँ भी रहते हैं आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों से दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि किसी की भी जरूरत आपको पड़ सकती है कभी भी, जो दैट इज आउट ऑफ नेसेसिटी। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जहाँ भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में प्लेस्ड है वहां से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10th, 11th एंड 12th एक तरफ और दूसरी तरफ 3 हाउसेस को हम कंसिडर करेंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10th, 11th, 12th में जो प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं वो उसके टेम्परेरी फ्रेंड बन जाते हैं और बाकी प्लैनेट उसके टेम्परेरी एनिमी बन जाते हैं। जो भी जहाँ भी प्लैनेट आपका प्लेस्ड है उससे सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो प्लैनेट प्लेस्ड हैं या 10th, 11th, 12th हाउसेज में जो प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो उसके टेम्परेरी फ्रेंड बन जाते हैं और बाकी जो भी प्लैनेट हैं वो उसके टेम्परेरी एनिमी बन जाते हैं। तो इन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन करने के बाद वी गेट दिस 5 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद अगर हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करें, हमने ऑलरेडी कर लिया है कि जैसे हमने कहा कि मरकरी और जुपिटर दे आर मोस्ट पावरफुल इन द फर्स्ट हाउस, सैटर्न इज मोस्ट पावरफुल इन द 7th हाउस, मून एंड वीनस मोस्ट पावरफुल इन द 4th हाउस एंड सन एंड मार्स मोस्ट पावरफुल इन द 10th हाउस। तो मरकरी जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट पर है तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, और अगर 7th हाउस के मिड पॉइंट पर है तो उसकी स्ट्रेंथ 0 होगी। ऐसे ही सन और मार्स अगर 10th हाउस के मिड पॉइंट पर है सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी और अगर
4th हाउस पर है तो उसकी स्ट्रेंथ 0 होगी। तो ये प्रोपोर्शनेटली स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो हम उसी तरह से हर प्लैनेट की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। और जो नेचुरल स्ट्रेंथ का जहां तक सवाल है, जिसको हम नैसर्गिक बल भी बोलते हैं, मैंने कहा था कि सन की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और सन की जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसको हम 60 साष्ट्यांश बोलते हैं, या 1 रूपा हम कहें 60 साष्ट्यांश। उसके बाद मून है, इसमें से अगर हम 60 का 1/7 दैट इज 8.57 माइनस करते चले जाए तो वी गेट द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट। सन का जैसे 60 है, इसमें से हमने 8.57 कम किया तो मून का हमको नैसर्गिक बल मिल जाता है 51.43, Venus is 42.85, Jupiter is 34.28, Mercury is 25.7, Mars is 17.14, and Saturn is 8.57. इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये जो भी strength है because of the luminosity of the planet, we will just add it actually in the other strength. तो इस तरह से हम ये सारी strength अभी और भी डिस्कस करेंगे, but just to give an idea what all we consider while calculating the strength of each planet. तो हम यहीं रुकते हैं। नाउ आपका मौका है, आप जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं। जैन साहब बहुत अच्छा होता है, काफी एंटीना काम करने लगा आपने दी। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि एक्चुअली जहां हम एनालाइज कर देते हैं, जैसे आपका भिन्न अष्टवर्गा है जहाँ ऑलरेडी हमें स्कोर दिखाई दे रहा है जी, ऐसी चीजों से बड़ा फायदा हमें लगता बहुत है। दिस इज व्हाट आई से, दिस इज एन एडिशनल टूल विद यू। Yes, yes. You can't make the prediction on that basis, but this becomes an additional tool for you. It will help you in making predictions. इसको आप actually मेरा मतलब है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते उससे, but definitely it will help you. It is an additional tool with you. अब जैसे कि ये है कि इसमें मुझे लगता है कि जो टोटल सम आता है इंडिविजुअल में, एक हाउस की स्ट्रेंथ मैक्सिमम साइज 7 होती होगी। मेरा टोटल अगर किसी का स्कोर 40 है तो आउट ऑफ टोटलिटी में 50 आउट ऑफ 40 माना जाएगा। क्या है ये? नहीं, किसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम? जैसे यह है कि भिन्न अष्टवर्गा में, भिन्नाष्टक वर्ग में एक जो भिन्नाष्टक वर्ग में 8 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम। ओके ओके, ठीक है। इट कैन नॉट बी मोर देन 8। ओके ओके। और अगर 4 से ज्यादा है तो इससे गुड पोजीशन, और 4 से अगर कम है तो खराब है, और 4 से जितने ज्यादा है उतना अच्छा है। बट मैक्सिमम पॉइंट कैन बी 8 ओनली। अच्छा, दूसरा यह है कि सुदर्शन चक्र हम देख रहे थे जी, कि सुदर्शन चक्र में कोई स्कोर पढ़ पाने की क्षमता हमें नहीं दिखाई दी। वैसे हम पढ़ना चाहते थे, देखना चाहते थे, तो उसको नहीं समझ पाए कि सुदर्शन चक्र को कैसे रीड करेंगे। अब आ गया ना समझ में? अभी नहीं आया। सुदर्शन चक्र में 3 सर्किल हैं और 3 सर्किल में दिस इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ 3 चार्ट्स। वन इज द लग्न चार्ट, अनदर इज द मून चार्ट, एंड द थर्ड इज द सन चार्ट। तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, इन तीनों में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, रिजल्ट आपको उस चार्ट के मिलेंगे। दिस इज व्हाट आई सेड एक्चुअली। नहीं, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि अंदर वाला चक्र जो है मैंने समझ लिया लग्न का है, बीच वाला है मून का होगा जो भी, ठीक है, और आउटर वाला आपने सन का हो गया। राइट। अब इसमें कहीं भी स्कोर नहीं लिखा हुआ है। अब स्कोर नहीं होता, नहीं, स्कोर विल नॉट बी रिटन ओवर देयर। यस यस। सर ये बताएं कि लगन, सूर्य और चंद्र चार्ट में तीनों में से मजबूत कौन से टूल से देखें कि कौन सा चार्ट मजबूत है? षटबल जो हमने निकाल रहे हैं हर प्लैनेट का और हर हाउस का। हाँ, अच्छा, एक षटबल में जैसे टोटल षटबल जो निकलता है 400, 365, तो वो उस हिसाब से देखें या जो रिलेटिव रैंक होती है उसमें देखें? एक ही बात है, रिलेटिव रैंक आल्सो इंडिकेट द सेम थिंग। बट रिलेटिव रैंक में ऐसा होता है कई बार ना, जैसे जिसके ज्यादा पॉइंट होते हैं वो भी उसको सेकंड या थर्ड मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसको जिस रैंक सबसे ज्यादा होगी वो फर्स्ट नंबर होगा, उसके बाद जो उससे कम होगी दैट विल बी सेकंड नंबर। बट क्योंकि हम हाउस की भी बात कर रहे हैं, लग्न की, तो आपको सन और मून की तो रिलेटिव पोजीशन मिल जाएगी वहां से, लेकिन जब लग्न की पोजीशन आप देखेंगे तो उसके लिए आपको भाव बल देखना पड़ेगा। हाँ, भाव बल जो बनता है नीचे। करेक्ट। हाँ, शतबल परसेंटेज क्या लिखा रहता है? क्या चीज? शतबल परसेंटेज भी लिखा रहता है, एसबी परसेंटेज।
नहीं, परसेंटेज तो नहीं लिखते जनरली, उसमें जो टोटल कैलकुलेट करके जो भी आता है वही लिखते हैं। पर शतबल होती है ना, हर एक प्लानेट का शतबल मैक्सिमम अलग अलग होता है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं होगा। जैसे अब ये सारी कैलकुलेट हम करेंगे तो मैक्सिमम शतबल इफ यू कैलकुलेट आई थिंक इट शुड बी अराउंड 8 ओनली। 8 रूपास। कितना शतबल अच्छा है कितना खराब है, हाउ यू नो इट? दैट वी विल डिस्कस कि कितना हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। हाँ उसमें आता है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए उसका, उसके हिसाब से रिलेटिव रैंक बनती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा जैन साहब आपकी से। चलिए, थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू एंड और चीजें भी बहुत सारी हैं, देखेंगे एक एक करके। देन एक बार थोड़ा सा आइडिया लगने के बाद देन वी गो टू द एग्जामिनिंग ऑफ एक्चुअल हॉरोस्कोप्स। बिल्कुल। या थैंक यू सो मच। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।